रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में वायुसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। रक्षा मंत्री ने प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस LCH के इंडक्शन को रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बताया एक बड़ा कदम। रक्षा मंत्री ने LCH में भरी उड़ान। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने LCH को दुनिया की अपनी श्रेणी के तमाम युद्धक हेलीकॉप्टर्स में बताया बेहतरीन। वायुसेना अध्यक्ष ने कहा, हिमालयी क्षेत्र में भी इस हेलीकॉप्टर ने खुद को साबित किया। राजस्थान के जोधपुर में स्वदेशी रूप से विकसित पहले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के इंडक्शन समारोह में तमाम गणमान्य के साथ CDS जनरल अनिल चौहान भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद के गांधी आश्रम का किया दौरा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति स्वास्थ्य, सिंचाई और बंदरगाह विकास समेत कई विकास परियोजनाओं का करेंगी शुभारंभ और शिलान्यास। गृहमंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर। गृहमंत्री श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। राजौरी और बारामूला में 4 और 5 अक्टूबर को जनसभा को करेंगे संबोधित। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 5 से 11 अक्टूबर तक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का करेंगे दौरा। विदेश मंत्री प्रणय महूता के साथ ऑकलैंड में करेंगे द्विपक्षीय बैठक। न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन से भी करेंगे मुलाकात। विदेश मंत्री कैनबरा और सिडनी के अपने दौरे में अपनी समकक्ष पेनी वोंग के साथ करेंगे 13वीं विदेश मंत्रियों की रूपरेखा वार्ता। ईरान के यात्री विमान ने चीन में की सुरक्षित लैंडिंग। बम मिलने के बाद अफवाह निकली, विमान को दिल्ली में उतारने की नहीं मिली थी अनुमति। वायुसेना ने लगाए थे 2 युद्धक विमान इसके पीछे। और महाअष्टमी पर आज मंदिरों में लगा भक्त जनों का तांता। देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की जाती है विशेष पूजा अर्चना। नमस्कार, DG न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। वायुसेना ने देश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को आज औपचारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल कर लिया। इससे वायुसेना की ताकत में और इजाफा होगा। ये बहुउपयोगी हेलीकॉप्टर कई मिसाइल दागने और अन्य हथियारों के इस्तेमाल करने में सक्षम है। जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी की मौजूदगी में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया। पाकिस्तान की सीमा के नजदीक भारतीय वायुसेना का ये LCH स्क्वाड्रन पश्चिमी सीमा से घुसपैठ और आतंकवाद रोकने में मदद करेगा। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा भारत में ही बनाया गया है और ये अब तक का सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसका वजन सिर्फ 5800 किलो है। इस हेलीकॉप्टर में 700 किलो के मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर्स में से एक है, क्योंकि ये 15,000 फीट तक की ऊंचाई पर भी आसानी से ऑपरेट कर सकता है। समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का शामिल होना वायुसेना की क्षमताओं में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी एक बड़ा कदम है। वाले इस LCH का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। दुनिया का पहला स्वदेशी हल्का अटैक हेलीकॉप्टर औपचारिक रूप से वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद हेलीकॉप्टर में 15 मिनट उड़ान भरकर इसकी ताकत को परखा। उड़ान भरने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि करगिल से कन्याकुमारी इसके उड़ने की क्षमता है और रात में भी ये लक्ष्य को भेद सकता है।
कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक। As we formally induct the formidable indigenous light combat helicopter into our arsenal. The legendary Chetak and Cheetah helicopters were the first of the indigenized helicopters in India. They were soon to be followed by the Cheetal and variants of the advanced light helicopter Dhruv and Rudra. Induction of the light combat helicopter adds a unique capability to Indian Air Force's combat potential. The versatility and offensive potential of this platform is at par or better than most attack helicopters operating globally. Its ability to deliver a wide array of weapons combined with superlative self-protection capability makes this helicopter a lethal machine, one to be feared by any adversary. बुलेटिन में फिलहाल ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। हाँ? तुझे क्या हुआ है? शादी हो गई ना यार। पर सीरियसली महीने में एक बार तो मिलना चाहिए। हाँ मेरे बाप की एयरलाइंस है ना। अरे 3 महीने में एक बार तो मिल सकते हैं। करेक्ट, पर कहाँ? इधर मेरे घर। तुझे कोई परमानेंट लैंडलॉर्ड मिल गया क्या? परमानेंट लैंडलेडी। प्रिया ने कहा हर महीने किराया देने से अच्छा है अपनी ईएमआई भरो। तो हम किराएदार से मकान मालिक बन गए। मतलब ये घर तुम लोग का है? सच्ची? बट सीरियसली गाइस, किश्तों से रिश्ता जोड़ो, किराया तो पराया होता है। आसान किश्तों में होम लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रपति के रूप में ये उनका पहला गुजरात दौरा है। राष्ट्रपति ने आज अहमदाबाद में साबरमती आश्रम जाकर अपने दौरे की शुरुआत की। राष्ट्रपति ने गांधी आश्रम का दौरा किया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। राष्ट्रपति आज GMERS गांधीनगर में स्वास्थ्य, सिंचाई, जलापूर्ति और बंदरगाह विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। शाम को वे गांधीनगर में उनके सम्मान में गुजरात सरकार द्वारा आयोजित एक स्वागत समारोह में भाग लेंगी। कल राष्ट्रपति महिला उद्यमियों के लिए गुजरात विश्वविद्यालय के स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट का शुभारंभ करेंगी और अहमदाबाद स्थित इस विश्वविद्यालय में शिक्षा और आदिवासी विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर आज शाम जम्मू पहुंचेंगे। अपने दौरे में गृह मंत्री विकास की कई सौगात देंगे। गृह मंत्री अमित शाह सिविल सोसाइटी, कारोबारी और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे। अगले दिन 4 अक्टूबर को अमित शाह मां वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेकने के बाद राजौरी बस स्टैंड में रैली को संबोधित करेंगे। अमित शाह कानून व्यवस्था और आतंकी घटनाओं की भी समीक्षा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे जम्मू में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। हर साल अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को विश्व प्रवास दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड रखी गई है। ये दिवस शहरों और मानव बस्तियों में बढ़ती असमानताओं और चुनौतियों को दूर करने के लिए मनाया जाता है। ये वही समस्याएं हैं जो संयुक्त राष्ट्र के CCC यानी कोरोना वायरस, क्लाइमेट यानी जलवायु और क्राइसिस यानी संकट के कारण बढ़ गई हैं। साथ ही ये दिवस आश्रय के मूल अधिकार को समझाने के लिए मनाया जाता है। इसके पीछे सोच है कि पृथ्वी पर हर व्यक्ति एक अच्छे घर का हकदार है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित विश्व प्रवास दिवस के मौके पर केंद्रीय शहरी आवासन एवं कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ साथ राज्य मंत्री कौशल किशोर और मंत्रालय के सचिव मौजूद रहे। कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में UN कोऑर्डिनेटर शॉम्बी शाप भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने पर्यावास दिवस पर आधारित कई पुस्तकों का विमोचन किया। साथ ही दिव्यांग बच्चों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र के विकास के 17 लक्ष्यों को पूरा करने के साथ साथ आम जन की मूल समस्याओं को पूरा करने की दिशा में अग्रसर है। That this year's theme actually draws inspiration from the very spirit of the Sustainable Development Goals, which were launched, 6 years ago? Because the underlying theme of the SDGs, the 17 and the sub-goals, was to ensure that the benefits of development reached those who were most in need of those benefits of development, to the farthest first.
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 5 से 11 अक्टूबर तक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे। विदेश मंत्री की ये न्यूजीलैंड की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑकलैंड में 6 अक्टूबर को न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न के साथ भारतीय समुदाय के सदस्यों को उनकी असाधारण उपलब्धियों और योगदान के लिए सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। दोनों नेता न्यूजीलैंड में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने और प्रदर्शित करने के लिए इंडिया एट 75 डाक टिकट जारी करेंगे। विदेश मंत्री मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन करेंगे। सिख समुदाय के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष बंधन हार्टफेल्ट द लीगेसी ऑफ फेथ को प्रदर्शित करने वाली एक पुस्तक भी जारी की जाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री एना महूता के साथ ऑकलैंड में द्विपक्षीय बैठक करेंगे ताकि हमारे संबंधों के संपूर्ण पहलुओं पर चर्चा और समीक्षा की जा सके। वे समुदाय और स्वैच्छिक क्षेत्र, विविधता, समावेश और जातीय समुदायों की मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन से भी मुलाकात करेंगे। प्रियंका न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री हैं। जयशंकर इसके अलावा सांसदों, सदस्यों सहित कई मंत्रियों, व्यापारिक समुदाय के साथ साथ भारतीय छात्रों सहित प्रवासी भारतीयों के साथ भी बातचीत करेंगे। वेलिंगटन में वे भारतीय उच्चायोग के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा और सिडनी का दौरा करेंगे। इस साल विदेश मंत्री की ऑस्ट्रेलिया की ये दूसरी यात्रा होगी। पहली यात्रा फरवरी 2022 में मेलबर्न में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए थी। विदेश मंत्री अपने समकक्ष पेनी वोंग के साथ 13वीं विदेश मंत्रियों की रूपरेखा वार्ता आयोजित करेंगे। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मॉलिस से भी मुलाकात करेंगे। वे सिडनी में लोवी इंस्टीट्यूट सहित ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, मीडिया और थिंक टैंक के साथ भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ कई देशों के राजदूतों, उच्चायुक्तों ने गुजरात दौरे के दौरान केवड़िया में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी दौरा किया। सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी की देख विदेशी राजनयिक इस स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखकर काफी प्रभावित दिखे। I'm thrilled. I'm the Danish ambassador to lovely India. It's my 4th visit to this place. I've seen the Statue of Unity many times, but every time I'm coming here, it's really opening my mind and body. गुजरात आके बहुत अच्छा लगा। गुजरातियों ने बहुत मान सम्मान इज्जत दी। आज हम स्टैचू लिबर्टी का विजिट कर रहे हैं, सरदार भाई पटेल की स्टैचू की, जिसकी फाउंडेशन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 4 साल पहले रखी थी। It is my greatest pleasure to be here in this very, very large monument, which is a show of the resilience of India in the past years since independence. And I think Prime Minister Modi did a very, very good job in building such a large monument, such an impressive. I was just asked what I think of His Excellency Prime Minister Narendra Modi. I really think that here in India, His Excellency the Prime Minister is a figure bigger than life, just like the statue we are standing under now. Been taken on this amazing tour for the last 2 days, and we are really impressed by all the development, and we attended the Garba dance, which was very impressive. We are at the end of a 2-day visit to the state of Gujarat. Today we are here in the Statue of Unity of Mr. Patel, which is also very impressive. The tour has been really extraordinary. We have managed to see the state, which is a very thriving state, a state that is full of progress. And we're very much impressed by this monument. Look, it's an extraordinary effort by the Ministry of External Affairs to expose ambassadors, high commissioners and other representatives to the wonders of not just this state, but by this model through other states as well. I'm just here on the invitation of the Minister of External Affairs visiting the state of Gujarat, and we have been honored to visit this great monument, in memory of a great man. Is having a wonderful time, and I have never seen in my entire life a festival like the Garba festival, the dances. I'm grateful for such an opportunity to visit Gujarat and all the wonderful places around. ईरान से लेकर हिंदुस्तान और चीन तक अफरा तफरी मचाने वाले ईरान के विमान W581 ने आखिरकार अपने गंतव्य क्वांगझू में सुरक्षित लैंड कर लिया है।
इसी के साथ ईरान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और चीन की सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली है। ईरान के महान एयर ने एक बयान जारी कर कहा है कि विमान तय समय पर ग्वांगझू पहुंच गया है। ईरान की एयरलाइंस एजेंसी महान एयर के मुताबिक फ्लाइट संख्या W581 ने तेहरान से उड़ान भरी थी। जब विमान लगभग 9:20 पर भारत के एयर स्पेस में पहुंचा तो फ्लाइट के पायलट ने दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी कि विमान में कथित तौर पर बम है और फ्लाइट दिल्ली में लैंडिंग की इजाजत चाहता है। इस मांग को सुनकर दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान को जयपुर और चंडीगढ़ में उतारने का विकल्प दिया था। पायलट ने डायवर्ट करने की अनिच्छा की घोषणा की। इसके कुछ देर बाद बम की आशंका को नजरअंदाज करने के लिए तेहरान से सूचना मिली थी। इसके बाद विमान को चीन की ओर अपनी उड़ान जारी रखने की अनुमति दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग ने 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की है। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें बिहार में मोकामा और गोपालगंज, महाराष्ट्र में अंधेरी पूर्व, उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ, हरियाणा में आदमपुर, तेलंगाना में मुनुगोड और ओडिशा में दामनगर है। अधिसूचना इस महीने की 7 तारीख को जारी की जाएगी। मतदान 3 नवंबर को होगा और मतगणना 6 नवंबर को होगी। देश की राजधानी दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन के रंग भवन सभागार में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मतदान जंक्शन नाम से 52 एपिसोड की साप्ताहिक श्रृंखला का शुभारंभ किया। इस मौके पर मशहूर फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी, प्रसार भारती के सीईओ मयंक अग्रवाल, चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रत्येक शुक्रवार को मतदाता जंक्शन के माध्यम से चुनाव आयोग देश की जनता के साथ सीधा संवाद करेगा। इसे आकाशवाणी के सभी चैनल्स पर श्रोता सुन सकेंगे। मतदाता जंक्शन के माध्यम से चुनाव आयोग की कोशिश है कि आम मतदाताओं तक पहुंचा जाए और चुनाव से संबंधित जानकारियों को उन तक पहुंचाया जाए। इस मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि मतदाता जंक्शन के 52 एपिसोड की साप्ताहिक श्रृंखला के माध्यम से हम आम मतदाताओं से चुनाव प्रबंधन से जुड़ी तमाम सूचनाएं साझा करना चाहते हैं ताकि देश में लोकतंत्र मजबूत हो। ये जो 52 एपिसोड्स हैं, इसमें बहुत सारी सूचना और बहुत सारी सूचना का द्विपक्षीय आदान प्रदान सबके साथ में होगा। जैसे आप देखें तो एक एक स्टेज आपको बताता हूं जो ये कवर करेगी। वोटर लिस्ट में नाम शामिल करना है। हर स्टेज पे बूथ के अंदर में अगर कोई गलत नाम जुड़ना होगा तो दूसरे लोग विरोध करेंगे और दूसरे लोग विरोध करके आपका नाम कटवाएंगे। और अगर आप व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हर स्टेज पे चुनाव की पॉलिटिकल पार्टीज का 100% योगदान और सहयोग और निगरानी लगातार बनी रहती है। वोट बनने में तो आप वोट किसका बनेगा किसका नहीं बनेगा सब लोग निश्चित रूप से देख सकते हैं। एक ड्राफ्ट पब्लिकेशन होता है जिसको हम वोट में जिसको पब्लिश करते हैं और सब पॉलिटिकल पार्टीज को देते हैं। तो एक एपिसोड होगा जो पूरा बताएगा कि आप वोटर बनिए भी और ये भी निश्चित करेगा, आपको विश्वास दिलाएगा कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती और है तो आप आगे बोलिए। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के स्टेट आइकन अब भारत निर्वाचन आयोग के आइकन होंगे। आज आयोजित कार्यक्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अभिनेता पंकज त्रिपाठी नागरिकों के साथ सहज संवाद स्थापित करते हैं। पंकज त्रिपाठी के इसी अंदाज से देश के ज्यादा से ज्यादा नागरिक मतदान के लिए प्रेरित होंगे। अभिनेता पंकज त्रिपाठी अभी बिहार के निर्वाचन आइकन हैं। इस मौके पर अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने निर्वाचन आयोग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मतदान करना नागरिकों की जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि उन्हें इससे सम्मान भी मिलता है। गुजार हूँ, पहले स्टेट आइकन था बिहार से। आज माननीय राजीव सर ने जो चुनाव आयोग है उन्होंने ये निवेदन किया। अब इस कुछ मेल एक्सचेंजेज होंगे, कुछ उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएगी और अच्छा है, जिम्मेदारी है। हर संभव प्रयास करूंगा इस जिम्मेदारी को दायित्वपूर्ण होकर और जिम्मेदारी पूर्वक निभाऊं। दक्षिण कोरिया के सैन्य सहयोग और साझेदारी को मजबूत करने के लिए आईएनएस सुमेधा ने 1 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में दक्षिण कोरिया की नौसेना के हंसडो और डे चियोंग जहाजों के साथ समुद्री युद्धाभ्यास में भाग लिया। अभ्यास में हेलीकॉप्टर संचालन, संचार अभ्यास, सामरिक युद्धाभ्यास और परंपरागत विदाई स्टीम पास्ट शामिल था। इस समुद्री सैन्य अभ्यास का उद्देश्य
भारतीय नौसेना और दक्षिण कोरियाई नौसेना के बीच समुद्री सहयोग और अंतर संचालन को मजबूत करना था। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह की हालत गंभीर है। वे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। सपा नेता की हालत खराब होने पर क्रिटिकल केयर यूनिट में उन्हें शिफ्ट किया गया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम सपा नेता के इलाज में जुटी हुई है। इससे पहले कल रात आईसीयू में उनकी डायलिसिस की गई थी, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार के लक्षण नजर नहीं आए। हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इस कारण से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। उनके पूरे शरीर में संक्रमण फैल गया है, जिस कारण उन्हें डायलिसिस देनी पड़ी। मुलायम सिंह का उपचार कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन सूद की टीम के द्वारा किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। हर मौसम में जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक सड़क संपर्क बहाल करने के लिए जोजिला सुरंग का काम जोरों पर चल रहा है और एक अनुमान के मुताबिक ये काम 2026 के अंत तक पूरा हो जाएगा। जोजिला परियोजना की आखिरी ट्यूब के पूरा होने से सोनमर्ग से नवाक तक की 32 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे के बजाय 40 मिनट से भी कम समय में पूरी हो जाएगी। इसके अलावा ऑल वेदर कनेक्टिविटी से लद्दाख में तैनात बलों स्थानीय लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। ये परियोजना श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण राजमार्ग पर 52 किलोमीटर की कुल लंबाई की 31 सुरंगों के निर्माण की भारत सरकार की योजना का हिस्सा है। इन सुरंगों की कुल लागत लगभग 1.4 लाख करोड़ है। ये प्रोजेक्ट जो है अप्रॉक्स 31 किलोमीटर 31 किलोमीटर्स का है। इसमें 3 टनलें हैं और कुछ 11 किलोमीटर रोड है, 3 मेजर ब्रिज है, एक माइनर ब्रिज है, कुछ 2.5 किलोमीटर के अप्रॉक्स कट एंड कवर स्ट्रक्चर्स है और कुछ स्नो गैलरीज है। हैदराबाद में हमले की साजिश रच रहे लश्कर के 3 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आज तीनों संदिग्धों की मेडिकल जांच के लिए हैदराबाद के गांधी अस्पताल लेकर गई। पुलिस ने कल बमबारी और लोन वुल्फ हमलों के जरिए शहर में आतंक और तबाही मचाने की साजिश का पर्दाफाश करते हुए पाकिस्तान के लश्कर तैयबा से जुड़े 3 आतंकवादियों अब्दुल जाहिद मोहम्मद समूहुद्दीन और माज हसन फारूक को शहर के मलकपेट इलाके से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने 4 हाथ गोले, 1 मोटर बाइक और करीब 4 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की थी। पुलिस की ओर से जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि गुप्त सूचना मिली थी कि शहर में पहले भी आतंकवाद से संबंधित कई मामलों में शामिल रहे मलकपेट के निवासी अब्दुल जाहिद ने पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े अपने साथियों से दोबारा संपर्क करना शुरू किया। आम लोगों के मन में दहशत पैदा करने के मकसद से हैदराबाद में बम धमाकों समेत कई आतंकी साजिशें रची। 2022 का चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार स्वीडन के जीन विज्ञानी स्वांते पाबो को दिया जाएगा। ये पुरस्कार उन्हें विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया जाएगा। अपने शोध के जरिए स्वांते पाबो ने विलुप्त हो चुकी नियांडरथल प्रजाति की जीनोम की सीक्वेंसिंग करने का काम किया है। इससे पहले उन्होंने अज्ञात होमिनिन डेनिसोवा की खोज भी की थी। पाबो ने यह भी पाया कि लगभग 70,000 साल पहले अफ्रीका से बाहर प्रवास के बाद विलुप्त होमिनिन से होमो सेपियंस में जीन स्थानांतरण हुआ था। राष्ट्रीय खेलों के रोइंग स्पर्धा के एमेट टीम रोइंग इवेंट में सर्विसेज ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। वहीं सर्विसेज के साथ कड़े मुकाबले में मध्य प्रदेश की टीम ने रजत पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की, जबकि तेलंगाना की टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। राष्ट्रीय खेलों में आज पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ का स्वर्ण सर्विसेज के गुलवीर सिंह ने अपने नाम कर लिया है। गुलवीर ने अंतिम लैप में बढ़त हासिल करते हुए पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने 28 मिनट 54.29 सेकंड में रेस को पूरा किया। उत्तर प्रदेश के अभिषेक पाल ने दूसरा स्थान हासिल करके रजत पदक और सर्विसेज के ही कार्तिक कुमार ने कांस्य पदक हासिल किया। महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में हिमाचल प्रदेश की सीमा ने स्वर्ण पदक जीता। सीमा ने 33 मिनट 58.80 सेकंड का समय निकाला। हरियाणा की भारती ने रजत और उत्तर प्रदेश की कविता यादव को कांस्य पदक प्राप्त हुआ। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।